तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम क्या है, क्रैक कंपटीशन विद आरएसआर। आरएसआर से क्या मतलब है? आरएसआर यानी राहुल सिंह राजपूत यानी कि मैं। तो गाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। यानी इसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। आज इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे हम लोग। मैंने इसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड क्यों किए हैं? क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 4, इसके अंदर 2 सेगमेंट्स हैं। यानी एक तो है वैदिक काल और दूसरा है महाजनपद काल। पार्ट फर्स्ट के अंदर हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट सेकंड के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। आज हम लोग इसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैदिक काल। यानी इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेदों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, एकदम अच्छे से। तो बिना वीडियो को एक भी मिनट स्किप किए वीडियो में बने रहिएगा। आज की इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा वैदिक काल बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल से समझाने वाला हूँ। गाइज मैंने इसी चैनल पर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर आज हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 4 करने वाले हैं। और मैंने इसके क्लास 6 के ज्योग्राफी के 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो उनकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। और इसी चैनल पर मैंने आप लोगों के लिए यूपीएससी के लिए फुल्ली डेडिकेटेड फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट कर दी है और उसके अंदर मैंने 5 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं और उनकी भी प्लेलिस्ट बना दी है। तो उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। वो एक फिजिकल ज्योग्राफी का डिटेल कोर्स है और ये एक एनसीईआरटी का डिटेल कोर्स है। इसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी इतनी डिटेल से और इतने अच्छे से पढ़ने वाले हैं जितनी शायद ही आप लोगों ने यहाँ तक यूट्यूब पर पढ़ी होगी। और हम लोग एक नए अंदाज में एनसीईआरटी को पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम लोग यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी को इंटरलिंक करते हुए पढ़ते चलेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को एक भी मिनट स्किप नहीं करना है। एक भी मिनट वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो में बने रहिएगा। आज की इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वैदिक काल इतने अच्छे से और इतनी डिटेल से समझाऊंगा जितना शायद ही आप लोगों ने यहाँ तक यूट्यूब पर पढ़ा होगा। तो चलिए, बातें बहुत हो गई। आज का जो हमारा ये चैप्टर है यानी चैप्टर 4 है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, यानी वैदिक काल जो है इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो गाइज जैसे कि इस पिक्चर को देखकर आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक काल के बारे में, यानी वेदों का निर्माण कैसे हुआ, उनको पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था, और पूरे वैदिक काल के बारे में हम लोग आज के इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का हमारा ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो वैदिक काल शुरू करने से पहले, यानी वैदिक काल से पहले भी एक काल आता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पाषाण काल। तो उसके बारे में हमने किसके अंदर पढ़ा था? हमने उसके बारे में पिछले 3 चैप्टर के अंदर बहुत ही डिटेल से समझा कि पाषाण युग के अंदर कौन कौन सी क्रियाकलाप होते थे, यानी पाषाण युग कैसा था। और हमने महापाषाण काल के बारे में भी पढ़ा। तो महापाषाण युगीन संस्कृतियाँ यानी सिंधु से बाहर पशुचारण के बारे में हमने पढ़ा था। कृषि संस्कृतियों का विकास कैसे हुआ, सामुदायिक जीवन का विकास कैसे हुआ, बस्तियाँ कैसे बनी, कृषि का विकास कैसे हुआ, वहाँ शिल्प कर्म कैसा था, मृतभांड यानी वहाँ के बर्तन कैसे हुआ करते थे, और वहाँ लौह उद्योग कैसा था, किसके अंदर? वो था महापाषाण काल या पाषाण काल के अंदर कैसा था। ये हमने बहुत ही डिटेल से समझ लिया है पिछले 3 चैप्टर्स के अंदर। और आज हम लोग समझने वाले हैं वैदिक काल के बारे में, यानी हम लोग पढ़ेंगे आर्य एवं वैदिक काल के बारे में। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे भारत में आर्यों का प्रसार। और वैदिक काल के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक हुए रूपांतरण, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक जीवन, और आर्थिक जीवन व्यवस्था का क्रम विकास हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे, यानी आज का ये जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 वैदिक काल पार्ट फर्स्ट है। और आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। तो वैदिक काल के अंदर हमें ये सब सेगमेंट्स पढ़ने हैं, यानी भारत में आर्यों का प्रसार कहाँ तक था, वैदिक काल, धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक हुए रूपांतरण, राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक जीवन,
व्यवस्था का क्रम विकास हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले ये कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो हमें देख लेने हैं, क्योंकि भले ही हम लोग छठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग छठी क्लास के अंदर नहीं हैं, हम लोग अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस किस पर होना चाहिए? हमारा मेन फोकस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे होना चाहिए, जो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, वैदिक स्रोतों से मानव आवासों के विषय के बारे में जो सूचना मिलती है उसके विषय में विभिन्न मतों की समीक्षा कीजिए। ये जीएस मेंस के पेपर फर्स्ट में आया हुआ है और ये कब का क्वेश्चन है? तो ये है 2013 का क्वेश्चन। और ये कितने मार्क्स का है? तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछा गया है, इसलिए ये मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोगों को इनके आंसर अपने आप धीरे धीरे मिलते जाएंगे। तो इनको देखते चलिएगा और अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग इंटरलिंक करते हुए पढ़ेंगे, यानी छठी क्लास की एनसीईआरटी तो हम लोग पढ़ेंगे, यानी जो एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे उसके साथ अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी लगाते हुए चलेंगे तो आप लोगों की प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो इनको भी देखते चलिएगा साथ साथ और अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो इसके बाद में ये हमारा जीएस मेंस का सिलेबस है। तो मेंस के सिलेबस में क्या है? मेंस के सिलेबस में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के विभिन्न रूप साहित्य, और ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ये जो सेगमेंट दिया हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं, ये प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के विभिन्न रूप साहित्य। तो ये यहाँ पर साहित्य जो दिया हुआ है, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है जो प्राचीन काल के अंदर साहित्यिक रचनाएं थी। और प्राचीन काल की साहित्यिक रचनाएं कौन सी हैं? तो वो सबसे प्राचीन कौन सी हैं? तो वो हैं वेद। तो हमें वेदों के बारे में भी पढ़ना है। तो इसलिए ही मैंने आप लोगों के लिए जीएस मेंस का जो सिलेबस है वो यहाँ पर लगाया है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अंदर क्या है? प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के विभिन्न रूप, साहित्य, संगीत एवं वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। तो ये आप लोग साहित्य पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग इसी सेगमेंट को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यानी वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, यानी वेदों के बारे में पढ़ेंगे। और वही प्राचीन काल का सबसे प्राचीन साहित्य है, यानी वेद ही सबसे प्राचीन रचनाएं हैं किसके अंदर? साहित्य के अंदर। इसके बाद में हमारा ये एक और क्वेश्चन आता है जो प्रीवियस ईयर ही है, यानी ये कब का क्वेश्चन है? तो ये पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है और ये कब का है? 2015 का, और ये 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। लेकिन ये जीएस का क्वेश्चन नहीं है, ये है ऑप्शनल के बारे में, यानी ऑप्शनल का क्वेश्चन है। तो ऑप्शनल के बच्चे भी यहाँ पर देखते चलेंगे, क्योंकि हम लोग जीएस और ऑप्शनल दोनों को साथ में लेते हुए चलेंगे। और अगर सारी चीज़ों को और पीटी को भी हम लोग साथ में लेते हुए चलेंगे, यानी हमारे तीनों सेगमेंट्स जो हैं यहाँ पर कवर होते जाएंगे। अगर हम लोग चीज़ों को इंटरलिंक करते हुए पढ़ेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जीएस मेंस का सिलेबस भी लेकर आया हूँ, यानी मेंस के हिसाब से भी पढ़ाऊँगा, आपको ऑप्शनल की चीज़ें भी बताते हुए चलूँगा, और जो हम लोग हैं जो पीटी के जो फैक्ट्स हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। यानी हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी जो पढ़ाते हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी आपको रटा कर चले जाते हैं, लेकिन हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे इंटरलिंक करते हुए, क्योंकि हम लोग छठी क्लास के अंदर नहीं हैं, हम लोग हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यूपीएससी की डिमांड क्या है? हमें इंटरलिंक करते हुए पढ़ना है, यानी सभी चीज़ों को साथ में जोड़ते हुए चलना है। हमें पीटी को अलग नहीं करना है, ना ही हमें जो जीएस का पेपर है यानी जो मेंस है उसको अलग नहीं करना है। और अगर जो कोई ऑप्शनल लेना चाहता है हिस्ट्री को, तो हम लोग उसको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग तीनों चीज़ों को इंटरलिंक करते हुए चलेंगे और तीनों चीज़ों को साथ में कवर करते हुए चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो पीटी वाले भी हैं और जो जीएस मेंस के अंदर भी जो पढ़ेंगे हिस्ट्री को, और जिनका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑप्शनल, उनको भी यहाँ पर पढ़ना है। तो हम लोग तीनों सेगमेंट्स को यानी तीनों चीज़ों को साथ में लेते हुए यहाँ पर चलने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है? ये ऑप्शनल का क्वेश्चन है और ये पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। कब का? ये है 2015 का। और ये कितने मार्क्स का है? तो ये है 15 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है हमारा। और ये क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। तो पुरातत्व विज्ञान
आर्यों को नहीं जानता है, सिर्फ साहित्य ही आर्यों को जानता है, समालोचना कीजिए। यानी पुरातत्व विज्ञान के अंदर आर्यों के बारे में कोई चर्चा नहीं मिलती। आर्यों को सिर्फ कौन जानता है, यानी आर्यों की चर्चा सिर्फ किसके अंदर मिलती है, तो वो मिलती है वेदों के अंदर। तो हमें आर्यों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है हमें सिर्फ वेदों से। पुरातत्व विज्ञान में आर्यों के बारे में और कहीं पर भी चर्चा नहीं मिलती है। ये हमें इसका क्या करना है, समालोचना करनी है, यानी इसकी समालोचना कीजिए। ये ऑप्शनल का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और इसके आंसर आप लोगों को कैसे मिलेंगे, तो ये मिलेंगे आप लोगों को ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में। और इसके बाद में ये हमारा एक और क्वेश्चन है। ये क्या है, पूर्व वैदिक समाज के समतावादी स्वरूप में उत्तर वैदिक काल के दौरान किस प्रकार से परिवर्तन हुए थे। ये कब का क्वेश्चन है, ये 2018 का पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। और ये किसका है, ये भी हमारे ऑप्शनल का क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जीएस और ऑप्शनल और पीटी तीनों की तैयारी एक साथ यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये कौन से क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। मैं हर कोई से क्वेश्चन आपके लिए उठाकर नहीं लाया हूँ, यानी जो भी क्वेश्चन हो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नहीं उठा के लाया हूँ। जो भी क्वेश्चन है वो एक तो प्रीवियस ईयर हैं, और वो कैसे क्वेश्चन हैं वो इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। यानी जो हमारा वैदिक काल यानी हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है, इसी से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। तो वही मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। पूर्व वैदिक समाज के समतावादी स्वरूप में उत्तर वैदिक काल के दौरान किस प्रकार से परिवर्तन हुए थे। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है। ये मैं आप लोगों के लिए 8 से 10 क्वेश्चंस पहले ही चैप्टर शुरू करने से पहले लाया हूँ। पहले क्यों लाया हूँ, क्योंकि अगर आप लोग ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पहले देख लेंगे तो जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस दोबारा आएंगे, तो आप लोगों को इनके आंसर धीरे धीरे मिलते जाएंगे और आप लोग चीज़ों को इंटरलिंक करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए ही ये मैं जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स के जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं, वो मैं आप लोगों के लिए पहले ही चैप्टर के शुरुआत में ही लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग इनको पहले ही देख लें और बाद में जब आप चैप्टर पढ़ें तो आपको धीरे धीरे दिमाग में इनकी इमेज बनती जाए और आप लोगों को इनके आंसर्स मिलते जाएंगे। तो हमारे एक और क्वेश्चन क्या है, ये है नवीनतम खोजों के प्रकाश में वैदिक हड़प्पाकालीन संबंधों पर विभिन्न मतों का समालोचनात्मक पूर्वक परीक्षण कीजिए। ये 2017 का पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है और ये भी किसका है, ये भी है ऑप्शनल का। और ये कितने मार्क्स का है, ये है 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो 2017 के पेपर फर्स्ट में पूछा गया है। किसमें, ये ऑप्शनल के पेपर में पूछा गया है, पेपर फर्स्ट के अंदर। इसके बाद में ये दूसरा एक और क्वेश्चन है हमारा। ये क्या है, किन अर्थों में महाश्म किसको कहते हैं, तो महाश्म कहते हैं महापाषाण युग को। महापाषाण संस्कृति को प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास का आधारात्मक चरण माना जाता है। ये कब का है, ये पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है और ये कब का है, 2014 का। और कितने मार्क्स का है, ये भी है 15 मार्क्स का यानी। और ये किसका है, ये भी ऑप्शनल का क्वेश्चन है, यानी हिस्ट्री ऑप्शनल इतिहास ऑप्शनल का क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट का। और ये कितने मार्क्स का है, ये 15 मार्क्स का है और ये 2014 का क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है पहले ही। इसके बाद में हमारा ये एक पीटी का क्वेश्चन भी निकल के आता है, यानी ऑप्शनल के क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे देख लिए, अब एक पीटी का फैक्ट भी देख लेते हैं। तो पीटी में आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो पीटी में पूछा जा सकता है वेद क्या है, यानी वेद क्या है, तो वेद प्राचीन इतिहास को समझने के साहित्यिक स्रोत है। यानी हमने जो जीएस के सिलेबस के अंदर देखा था वो क्या था, तो साहित्य उसके अंदर दिया हुआ था। तो वेद क्या हैं, वेद प्राचीन इतिहास को समझने के साहित्यिक स्रोत हैं और वेदों से ही हमें प्राचीन इतिहास के साहित्य के बारे में पता चलता है। तो प्राचीन इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, यानी हमने इसके अंदर पढ़ा कि वेद प्राचीन इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत हैं। तो प्राचीन इतिहास को जानने के और कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, तो प्राचीन इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, यानी प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग और किन चीज़ों से जान सकते हैं, तो हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पुरातात्विक स्रोतों से जान सकते हैं,
साहित्यिक स्रोतों से जान सकते हैं। साहित्य कौन से हैं? तो साहित्य के अंदर आते हैं वेद, वेदांग वगैरह सब लोग साहित्यिक स्रोत के अंदर आते हैं। और तीसरा क्या है? विदेशी यात्रियों के वर्णन, यानी जो विदेशी यात्री भारत में आते थे और उन्होंने जो अपनी रचनाओं के अंदर भारत का वर्णन किया है, उससे ही हमें प्राचीन इतिहास के यानी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। तो प्राचीन इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के वर्णन। पुरातात्विक स्रोत के अंदर क्या क्या आते हैं? पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं जो हमें प्राचीन वस्तुएं मिलती हैं, प्राचीन नगर मिलते हैं, यानी जो लोहे की वस्तुएं वगैरह, उस समय के बर्तन वगैरह जो हमें मिलते हैं, उस समय की मोहरें मिलती हैं, उन सभी को क्या कहते हैं? उन सभी को कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। यानी जो हमें वस्तुएं मिलती हैं किसी प्राचीन खंडहर से, कोई प्राचीन खंडहर मिलता है, उसको तो कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत किसको कहते हैं? तो साहित्यिक स्रोत कहते हैं ये जो वेद, वेदांग वगैरह होते हैं, इन सभी को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और तीसरा है विदेशी यात्रियों के वर्णन, यानी जो प्राचीन काल में विदेशी यात्री भारत आते थे, उनसे ही हमें प्राचीन इतिहास के, भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये तीन हैं प्राचीन इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत। अब ये जो हमने साहित्यिक स्रोत हमने पीछे पढ़ा, यानी प्राचीन इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वर्णन। तो ये जो साहित्यिक स्रोत है, यानी जो आज हमारा आज का टॉपिक है, यानी जो वेद हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस साहित्यिक स्रोत के अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स आते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे आगे इसके अंदर क्या क्या आता है। तो ये जो हमारा साहित्यिक स्रोत है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा कट कर देता हूँ। तो ये आप लोग साहित्यिक स्रोत देख सकते हैं। तो साहित्यिक स्रोत के अंदर क्या क्या आते हैं? तो साहित्यिक स्रोत के अंदर पहला तो आता है धार्मिक साहित्य और दूसरा आता है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो धार्मिक साहित्य के अंदर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, यानी ये जो हमारे 4 वेद हैं, ये किसके अंदर आते हैं? ये धार्मिक साहित्य के अंदर आते हैं। और धार्मिक साहित्य किसके अंदर आता है? ये आते हैं साहित्यिक स्रोत के अंदर। यानी साहित्यिक स्रोत के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में। और धार्मिक साहित्य के अंदर क्या आते हैं? तो धार्मिक साहित्य के अंदर आते हैं हमारे 4 वेद। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। और ये जो लौकिक साहित्य है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो हमारा लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य के अंदर क्या क्या आता है? लौकिक साहित्य के अंदर चाणक्य नीति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं लौकिक साहित्य के अंदर। और ये जो लौकिक साहित्य है, ये किसके अंदर आता है? ये आता है साहित्यिक स्रोत के अंदर। यानी साहित्यिक स्रोत के अंदर हम लोग 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एक तो धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि धार्मिक साहित्य क्या होता है और लौकिक साहित्य क्या होता है। यानी धार्मिक साहित्य तो किसको कहेंगे? धार्मिक साहित्य के अंदर आते हैं हमारे ये जो वेद हैं, 4 वेद। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ये जो ऋग्वेद है हमारा, ये सबसे प्राचीन वेद है, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। और ये जो लौकिक साहित्य है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं चाणक्य नीति, यानी ये जो लौकिक साहित्य है, इसके अंदर क्या आते हैं? इसके अंदर आता है चाणक्य नीति और दूसरा क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसके अंदर आते हैं? लौकिक साहित्य के अंदर। और ये दोनों आते हैं धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य साहित्यिक स्रोत के अंदर। इतिहासकार प्राय जो प्राचीन वस्तुएं मिलती हैं, उनके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? वो करते हैं स्रोत का। यानी ये जो वेद वगैरह होते हैं, जो भी प्राचीन काल से जो प्राचीन वस्तुएं में मिलती हैं, जो हमें प्राचीन इतिहास के बारे में बताती हैं, उनके लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी वेद भी प्राचीन इतिहास को जानने का एक स्रोत है, यानी इसको वेद को भी हम लोग स्रोत ही कहेंगे। तो साहित्यिक स्रोत के अंदर हमने पढ़ा कि धार्मिक, एक तो होता है धार्मिक साहित्य और दूसरा होता है लौकिक साहित्य। तो ये जो धार्मिक साहित्य है, इसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स आते हैं? यानी हम लोग चीज़ों को डिवाइड करते हुए चल रहे हैं। पहले हमने वो जो प्राचीन इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत थे वो पढ़े। वो कौन कौन से थे? एक तो था पुरातात्विक स्रोत, दूसरा था साहित्यिक स्रोत और तीसरा था विदेशी यात्रियों के वर्णन। फिर हमने साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा। हमने बांटा धार्मिक साहित्य और एक था लौकिक साहित्य। फिर हमने
लौकिक साहित्य हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति, वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना नहीं है। हमें क्या पढ़ना है, वेद यानी धार्मिक साहित्य, जो मैंने 4 वेद बताए थे, यजुर्वेद, अर्थवेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, उसके बारे में हमें पढ़ना है। और वो किसके अंदर आते हैं, तो वो आते हैं धार्मिक साहित्य के अंदर। और ये जो धार्मिक साहित्य है इसके अंदर भी 2 सेगमेंट्स आते हैं। कौन कौन से, तो एक आता है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा आता है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ये मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। एक तो है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं, एक तो आता है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा आता है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। किसके अंदर, ये आते हैं धार्मिक साहित्य के अंदर, यानी रिलीजियस लिटरेचर के अंदर क्या क्या आते हैं, एक तो आता है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा आता है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो आज हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य के बारे में, यानी ये जो 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, इसके अंदर हम लोग आज इस चैप्टर के अंदर इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद में आता है धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर कौन कौन से साहित्य आते हैं, तो इसके अंदर आता है ब्राह्मण साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आते हैं, तो ब्राह्मण साहित्य में एक तो वेद आते हैं, दूसरा आता है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आता है पुराण, चौथा है वेदांग, 5वां उपनिषद और 6ठा स्मृति ग्रंथ और 7वां है धर्मसूत्र और 8वां अरण्यक। और इन सभी को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, पुराण है, वेदांग है, उपनिषद है, ये जो स्मृति ग्रंथ है, धर्मसूत्र है, अरण्यक है, इन सभी को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, तो इनको संयुक्त रूप से बोलते हैं वैदिक साहित्य। यानी इसके बारे में ही आज का ये पूरा चैप्टर है। यानी हम लोग वैदिक साहित्य के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग किन के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एक तो वेद, एक ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है पुराण, चौथा वेदांग, 5वां उपनिषद, 6ठा है स्मृति ग्रंथ, 7वां है धर्मसूत्र और 8वां है अरण्यक। और इसके बाद में यह आप लोग देख सकते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंदर क्या क्या आते हैं, तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंदर पहला तो आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसका है, ये है कौटिल्य का। दूसरा है राजतरंगिणी, यानी ये जो राजतरंगिणी है ये किसके द्वारा रचित है, तो ये है कल्हण के द्वारा। ये कल्हण है, ये न बोलेंगे इसको, ये न गलती से लिखा गया है, क्योंकि ये जो इसका टाइपिंग होता है उसके अंदर न आ नहीं रहा था, तो मैंने कल्हण कर दिया। लेकिन ये क्या है, ये नाम है, ये आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ इसको, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये नाम क्या है, ये नाम है कल है और ये हण, तो इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ये कल्हण है, यानी ये जो राजतरंगिणी है ये किसके द्वारा रचित है, तो ये है कल्हण के द्वारा। और इसके बाद में तीसरा आता है चचनामा। तो चचनामा किसके द्वारा रचित है, तो ये है अली अहमद। और चौथा है अष्टाध्यायी, ये किसके द्वारा है, ये है महर्षि पाणिनि के द्वारा। और 5वां आता है इसके अंदर गार्गी साहित्य। गार्गी साहित्य किसके द्वारा रचित है, तो ये है कात्यायन। और 6ठा है महाभाष्य, यानी ये आप लोग देख सकते हैं। इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ मैं, तो इसको थोड़ा साइड में करके देखेंगे तो महाभाष्य जो है वो किसके द्वारा रचित है, तो वो है महर्षि पतंजलि के द्वारा। यानी ये जो हमारा महाभाष्य है ये किसके द्वारा रचित है, ये है महर्षि पतंजलि के द्वारा। तो ब्राह्मण साहित्य के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ये आती हैं एक तो वेद, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है पुराण, चौथा है वेदांग, 5वां है उपनिषद, 6ठा है स्मृति ग्रंथ, 7वां है धर्मसूत्र, 8वां अरण्यक। और इन सभी को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे, इनको कहेंगे वैदिक साहित्य। और ये जो ब्राह्मणोत्तर साहित्य है इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हण की राजतरंगिणी, अली अहमद का चचनामा, पाणिनि की अष्टाध्यायी, और ये जो कात्यायन है इसका गार्गी साहित्य, और महर्षि पतंजलि का महाभाष्य आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं। ये किसके अंदर आता है, ये सभी आते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंदर। और ये सब क्या है, यानी ये जो दोनों हैं इन सभी को क्या कहेंगे, इनको कहेंगे धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। यानी ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे, इनको कहेंगे धार्मिक साहित्य या ऐतिहासिक ग्रंथ।
तो ये हमारा धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से जान लिया कि ये क्या होते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें आते हैं, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं गाइज, ये जो मैं आप लोगों के लिए पीपीटी बना के लाया हूँ ये मैंने कहीं से उठाई नहीं है, यानी ये कहीं से मैंने एज इट इज़ उठा के नहीं लिखी है, ये मैंने अपने सारी पूरी हाथ से टाइप की है। और ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अपने यूपीएससी के नोट्स के अंदर बनाई है। तो ये आप लोग एज इट इज़ इनको अपने नोट्स में उतार सकते हैं। इनके अंदर कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों को कोई भी चीज़ काटनी पड़े या इसके अंदर कुछ ऐड करना पड़े। इसके अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही लगाया है, इसके अंदर कुछ कट नहीं किया है। और ये आप लोग एकदम शॉर्ट के अंदर इनके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये उसी फॉर्मेट में लेकर आया हूँ जिसके अंदर आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो आप लोग ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप लोग इनको एज इट इज़ अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों को कहीं पर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये सब चीज़ें एनसीईआरटी के इस चैप्टर के अंदर नहीं दी हुई हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए अलग से प्रिपेयर की हैं। कैसे? अपने हाथ से, यानी ये जो अपने मैं नोट्स बनाता हूँ उसी से मैंने ये पीपीटी प्रिपेयर की है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इसके नोट्स भी एज इट इज़ बनाते चलिएगा। गाइज़ आप लोगों को इसकी पीपीटी तो एज इट इज़ यानी इनकी पीडीएफ तो आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूपीएससी की पहली डिमांड ही है लिखना 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 और लिखना। जितना ज़्यादा आप लोग लिखेंगे उतना आपके दिमाग में कनेक्ट होगी चीज़ें और आप लोग इंटरलिंक करते हुए पढ़ेंगे। और अब अगर आप लोग अपने हाथ से अपने नोट प्रिपेयर करेंगे तो वो आप लोगों के हमेशा सुरक्षित रहेंगे, यानी आप कभी भी पढ़ सकते हैं उनको। ये जो पीपीटी है इनसे पढ़ा नहीं जाता है, ये सिर्फ आपके नोट्स बनाने के लिए मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं पीपीटी भी नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि नोट्स ज़रूर से बनाते चलिएगा। ये जो पीडीएफ है ये मैं आप लोगों को सिर्फ नोट्स बनाने के लिए देता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाएंगे तो ना तो आपके समझ में आएगा और ना ही आप लोगों के अच्छे से नोट्स बन पाएंगे। तो वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद जब आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ लिखनी है तो उसके साथ ही आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर से मानिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कौन सी चीज़ें लिखनी है। वैसे तो मैं सारी चीज़ें ही लिखने लायक होती हैं, लेकिन अगर आप लोग 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी यूपीएससी के हिसाब से कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको अच्छे से नोट करते हुए चलेगा। लेकिन ये जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है ये तो आप लोग एज इट इज़ लिख सकते हैं, इसके अंदर आप लोगों को कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग एज इट इज़ अपने नोट में उतार लीजिएगा। तो इसके बाद में एक हमारा पीटी का फैक्ट निकल के और आता है, तो ये भी देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला स्टेज पीटी ही है। तो हमें पीटी की भी तैयारी करते हुए चलनी है, किससे? हमारी एनसीईआरटी से। तो पीटी का फैक्ट क्या है इसके अंदर? तो पीटी का है निम्नलिखित में से कौन से वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो यानी आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसके अंदर 4-5 ऑप्शन होंगे, उसके अंदर आप लोगों को चूज़ करना होगा कि कौन से ऑप्शन है जो वैदिक साहित्य के अंदर आते हैं। यानी आपको 4-5 साहित्यिक रचनाएं दे दी जाएंगी और ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो आपको क्या बताने हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। वेद के अंदर क्या क्या आते हैं, ये सब वैदिक साहित्य हैं। और वैदिक साहित्य के अंदर क्या क्या आते हैं, तो वैदिक साहित्य के अंदर हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र और 8वां है आरण्यक। इन सभी को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वैदिक साहित्य। तो अगर आपसे पीटी में पूछ ले कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो आप लोगों को ये 8 ऑप्शन जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं इन्हीं को देखना है। अगर ये नहीं होते तो आप लोगों को वो ऑप्शन करेक्ट टिक नहीं करना है। जिसके अंदर ये आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दें वही आप लोगों को टिक करना है। किसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन पूछा जाएगा। ये इस क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन थोड़ी चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन तो क्या है, कौन से जो रचनाएं हैं वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप लोगों को देख लेने हैं कि वैदिक साहित्य के अंदर कौन सी रचनाएं हैं जो आती हैं, वो क्या है। पहला है वेद, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है पुराण और चौथा है वेदांग, 5वां है उपनिषद और 6वां है स्मृति ग्रंथ, 7वां धर्मसूत्र और 8वां आरण्यक। और इन सभी को संयुक्त रूप से बोलते हैं वैदिक साहित्य, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल से यहाँ पर समझा दिया है। इसके बाद में फाइनली आ जाते हैं हमारा आज का टॉपिक है, यानी वेद
तो वेद क्या होते हैं, यानी वेद के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो वेद एक ब्राह्मण साहित्य है, यानी वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यानी ये जो मैंने ब्राह्मण साहित्य आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये जितने भी ब्राह्मण साहित्य हैं, यानी ये जो 8 मैंने ब्राह्मण साहित्य आपको बताए, इसके अंदर सबसे प्राचीन कौन सा है, तो इसके अंदर सबसे प्राचीन है हमारा वेद। यानी और वेदों में भी कौन सा, वेदों में भी ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। यानी वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और वेदों में भी कौन सा, तो वो हमारा जो चौथा वेद मैंने आपको बताया था ऋग्वेद, वो सबसे प्राचीन है। वेदों के द्वारा आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। यानी वे आर्यों के बारे में चर्चा किसके अंदर मिलती है, तो पुरातत्व विज्ञान, यानी पुरातत्व विज्ञान के अंदर हमें आर्यों के बारे में कोई चर्चा नहीं मिलती। हमें आर्यों की चर्चा किसके अंदर मिलती है, तो आर्यों के बारे में हमें पता चलता है वेदों से, यानी वेदों में ही आर्यों के बारे में बताया गया है। यानी आर्यों की चर्चा किस में मिलती है, तो वो मिलती है सिर्फ वेदों में। यानी वेदों से क्या पता चलता है, वेदों के द्वारा आर्यों के धार्मिक जीवन, उनके सामाजिक जीवन, उनके आर्थिक जीवन तथा उनके राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। यानी उनके राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है किसके द्वारा, तो वो पड़ता है वेदों के द्वारा। तो इसके बाद में ये एक हमारा पीटी का फैक्ट बनता है। तो ये क्या है, तो पीटी का फैक्ट क्या है, इसके अंदर पीटी का फैक्ट है कि पीटी यानी प्रीलिम्स टेस्ट, जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है, यानी जो हमारा प्री का एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में बता रहा हूँ। कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि पीटी क्या होता है। तो पीटी होता है प्रीलिम्स टेस्ट, यानी हमारा जो प्री होता है सबसे पहले, उसके बाद में मेंस होता है, उसके बाद में हमारा जो इंटरव्यू होता है। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, तो वो है प्री यानी प्रीलिम्स टेस्ट, और उसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं पीटी। यानी ये एक पीटी का फैक्ट है, तो ये आप लोग ये भी समझ लीजिएगा। तो पीटी का फैक्ट क्या है, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। किसके अंदर, ये पूछा जा सकता है आपसे पीटी के अंदर। तो आप लोग क्या आंसर देंगे, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है किसके अंदर, ब्राह्मण साहित्य के अंदर। ब्राह्मण साहित्य मैंने आपको 8 ग्रंथ बताए थे, वो कौन कौन से थे, तो वो फिर से देख लीजिए एक बार, ताकि आप लोग भूलते नहीं रहें। तो ब्राह्मण साहित्य के अंदर है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र और अरण्यक। तो इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है, तो इनमें सबसे प्राचीन है हमारा वेद, और इनको कहते हैं वैदिक साहित्य संयुक्त रूप से। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वो है हमारा वेद। और वेद में भी कौन सा, वेद में है ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वो आता है हमारे वेद। और वेद कितने हैं, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेद हैं 4। कौन कौन से, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और चौथा है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और ये जो हमारा सारे ये 4 वेद हैं, ये ब्राह्मण साहित्य के अंदर सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। यानी सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। और जो कितने होते हैं, वो होते हैं 4। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और वेदों के अंदर हमें क्या सीखने को मिलता है, यानी किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो वेदों के बारे में हमें, वेदों से हमें आर्यों के धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन तथा उनके राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। तो वेदों की संख्या कितनी होती है, ये मैंने आपको भी बताया कि वेदों की संख्या कितनी होती है। तो वेद होते हैं 4। कौन कौन से, ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद आता है यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। तो ये हमारे 4 वेद हैं जिसके अंदर हमें, और ये सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। यानी ब्राह्मण साहित्य के अंदर सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। और वेदों में भी कौन सा, तो वो है हमारा ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके बाद में आता है आर्यों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ये भी एक पीटी का फैक्ट है। यानी प्रीलिम्स, हमारा जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका ये एक फैक्ट है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आर्यों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो आर्यों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है हमें सिर्फ वेदों से। पुरातत्व विज्ञान वेदों को नहीं जानता, पुरातत्व विज्ञान आर्यों को नहीं जानता। आर्यों को कौन जानता है, सिर्फ आर्यों के बारे में हमें जानकारी सिर्फ मिलती है वेदों में। यानी आर्यों के बारे में जानकारी हमें सिर्फ कहाँ से मिलती है, तो हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है सिर्फ वेदों से। इसके अंदर आप लोग अगर सिर्फ लगा दें तो भी कुछ गलत नहीं होगा। यानी आर्यों के बारे में जानकारी हमें सिर्फ वेदों से ही मिलती है, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर और बहुत ही डिटेल से मैंने समझा दिया है आपको
कि हमें आर्यों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है और क्या क्या जानकारी मिलती है, यानी आर्यों के राजनीतिक जीवन, उनके सामाजिक जीवन तथा उनके आर्थिक जीवन के बारे में हमें वेदों से जानकारी मिलती है और आर्यों के बारे में जानकारी सिर्फ वेदों से ही मिलती है। उसके बाद में आता है वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है, यानी वैदिक जो युग था हमारा, वैदिक जो काल था, उसकी सांस्कृतिक दशा यानी वहाँ की संस्कृति कैसी थी, उसका ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, तो उसके ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है, तो वो है वेद। और स्रोत शब्द का क्यों प्रयोग हुआ है, क्योंकि प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जिन भी वस्तुओं से पता चलता है उनके लिए इतिहासकार प्राय किसका प्रयोग करते हैं, यानी किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं स्रोत शब्द का प्रयोग, यानी वेदों को स्रोत कहते हैं, यानी वेद प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत हैं। और ये जो वेद हैं ये वैदिक काल की सांस्कृतिक दशा के, यानी वहाँ की संस्कृति कैसी थी उसके ज्ञान का, यानी उसके बारे में पता लगाने का एकमात्र स्रोत क्या है, यानी वैदिक काल की सांस्कृतिक दशा पता लगाने का एकमात्र स्रोत क्या है, तो वो है हमारे वेद। वेद कौन कौन से वेद होते हैं, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। इसके बाद में ये एक पीटी का फैक्ट और है हमारा, तो ये भी देख लेते हैं। तो पीटी का फैक्ट क्या कहता है, तो ये हमारा पीटी का फैक्ट है। तो ये पीटी का फैक्ट कहता क्या है आखिर, तो ये जो हमारा पीटी का फैक्ट है ये हमसे कहता है कि वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है, यानी पीटी के अंदर आप लोगों से एज इट इज़ पूछा जा सकता है कि वैदिक जो युग था, यानी वैदिक जो काल था, उसकी सांस्कृतिक दशा यानी वहाँ की संस्कृति कैसी थी, इसका ज्ञान हमें, यानी इसके ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है, यानी वैदिक युग की जो संस्कृति थी उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो वो हमें पता चलता है वेद से। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और उसके अंदर एक ऑप्शन होगा वेद, तो आप लोगों को उसी पर टिक करना है, यानी आपको A, B, C, D ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए होंगे और किसी भी ऑप्शन के अंदर अगर आप लोगों को वेद दिखाई दे जाता है तो आप लोग किसके ऊपर टिक करेंगे, तो आप लोग टिक करेंगे वेद के ऊपर, क्योंकि वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा का ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है, यानी वैदिक युग की संस्कृति के बारे में हमें किससे पता चलता है, तो वो पता चलता है हमें वेदों से। और वेद कितने हैं, 4। ये मैं बार बार रिपीट करता हुआ इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप लोगों के फैक्ट अगर बार बार रिपीट होंगे आपके, तो आपके दिमाग में कनेक्ट होंगे और आपको जल्दी से याद हो जाएंगे, क्योंकि मेरा एक ही कॉन्सेप्ट रहता है कि क्लास के अंदर आप लोगों को पूरी चीज़ें एकदम अच्छे से समझा देना और आपको अच्छे से याद करा देना। इसलिए ही मैं अपनी क्लास के अंदर ये चीज़ें बार बार रिपीट करता हूँ, यानी एक चीज़ को 4 बार बोलता हूँ, ताकि क्योंकि अगर मैं बार बार बोलूँगा तो चीज़ें आपके दिमाग में कनेक्ट होंगी और आपको जल्दी से याद होंगी, ताकि आप लोगों को अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपका क्लास में सब कुछ क्लियर हो जाए। वैसे तो आपको पढ़ना है अलग से, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आपको बाहर से और ना पढ़ना पड़े, क्लास के अंदर ही आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो वेद हमारे होते हैं 4, कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और ये जो वेद हैं ये ब्राह्मण साहित्य के अंदर सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। फिर आता है पूर्व वैदिक काल को जानने का सबसे अच्छा स्रोत है वेद, यानी ये जो वैदिक काल है। और पूर्व वैदिक क्यों, क्योंकि ये जो सबसे इनिशिएटिव टाइम था वैदिक काल का, यानी सबसे शुरुआती दौर था, उसके बारे में जानने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो वो है वेद। और वेद में भी कौन सा, वो है ऋग्वेद, यानी पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल माना जाता है। ऋग्वैदिक काल क्यों, क्योंकि पूर्व वैदिक काल के बारे में किससे पता चलता है, तो वो पता चलता है वेदों से। और सबसे प्राचीन वेद, यानी पूर्व वैदिक काल का मतलब है कि सबसे इनिशिएटिव का टाइम, यानी सबसे शुरुआत का टाइम। तो शुरुआत में सबसे पहला वेद कौन सा होगा, तो मैंने आपको बताया कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। यानी ये जो पूर्व वैदिक काल है इसके अंदर कौन सा, यानी ये जो पूर्व वैदिक काल है इसको ही ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। तो पूर्व वैदिक काल के बारे में हमें किससे पता चलता है, तो वो पता चलता है वेदों से। और वेदों में किससे, वो पता चलता है हमें ऋग्वेद से। और ये जो पूर्व वैदिक काल है इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। तो ये हमारे 2 फैक्ट हैं, ये आपको एज इट इज़ पीटी में पूछे जा सकते हैं। पीटी कौन सा, पीटी होता है प्रीलिम्स टेस्ट, यानी हमारा जो ये प्री का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर ये फैक्ट आपको एज इट इज़ पूछा जा सकता है। तो ये जो हमारे 2 नोट पॉइंट हैं
ये मैंने नोट पॉइंट बना के इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोग इनको अच्छे से याद रखें। ये चाहता तो मैं यहाँ पर लिख सकता था, क्योंकि इनकी जगह कहाँ पर थी, इनकी जगह यहाँ पर थी, यानी इस ऋग्वेद के नीचे मुझे ये यहाँ पर लिखना था। लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए अलग से क्यों लिख कर लाया, ताकि आप लोग इसको अच्छे से देखें और इसको अच्छे से याद करें, क्योंकि यह आपसे पीटी के अंदर एज इट इज़ पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद में जब हम लोग बार बार ऋग्वेद 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 समझ रहे हैं तो समझ ही लेते हैं कि आखिर ये ऋग्वेद है क्या। यानी ये जो हम लोग बार बार ऋग्वेद का नाम ले रहे हैं, हमने कई बार ऋग्वेद का नाम लिया, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ भी है, तो इसके अंदर आखिर है क्या ऐसा, तो ये भी जान लेते हैं। ऋग्वेद है क्या वास्तव में, तो ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध अध्ययन का ज्ञान, यानी ऋचाओं के बारे में हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है, यानी ऋचाओं के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, तो वो पता चलता है ऋग्वेद से। यानी ऋग्वेद क्या है, ये है कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ऋचा, यानी ये ऋचाओं के क्रमबद्ध अध्ययन का एक समुच्चय है, यानी एक संग्रह है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऋग्वेद। और ये सबसे प्राचीन वेद है। और इसके अंदर है क्या आखिर, इसके अंदर है, ये है किसके बारे में, ये है कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ऋचा, यानी ऋचाओं के क्रमबद्ध अध्ययन का ज्ञान और उसका क्या है, यानी ऋचाओं का एक संग्रह है। क्या ये है ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद क्या है, ऋचाओं का एक संग्रह है, द कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ऋचा। और ये जो ऋग्वेद है इसका हम लोग डिवाइडेशन करते हैं, यानी इसका विभाजन करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर और क्या क्या है, तो ये जो हमारा ऋग्वेद है इसके अंदर 10 मंडल मिलते हैं, हमें 1028 सूक्त मिलते हैं। सूक्त किसे कहते हैं, तो सूक्त जो होता है वो क्या होता है, ईश्वर से की गई प्रार्थना। यानी प्राचीन काल में जो प्राचीन मानव ईश्वर से जो प्रार्थनाएं करते थे, यानी आज हम लोग ईश्वर से प्रेयर करते हैं, उस समय जो वैसे ही प्राचीन इतिहास में भी लोग भगवान से प्रेयर करते थे, यानी प्रार्थना करते थे। तो उस प्रार्थना को क्या बोला जाता था, तो उसको बोलते थे सूक्त। और ये जो हमारा ऋग्वेद है इसके अंदर कितनी प्रार्थनाएं यानी कितने सूक्त हैं, तो इसके अंदर हैं 1028 सूक्त, ये आप लोग देख सकते हैं। और मंडल कितने हैं, यानी ऋग्वेद के अंदर मंडलों की संख्या कितनी है, तो इसके अंदर 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त यानी प्रार्थनाएं हैं, सूक्त कहते हैं ईश्वर से की गई प्रार्थना को। और 1042 ऋचाएँ हैं। और इन ऋचाओं के अंदर भी 250 बार इंद्र का उल्लेख मिलता है, यानी 250 बार इंद्र का नाम लिया गया है और 200 बार अग्नि का नाम लिया गया है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि उस समय का मुख्य देवता कौन था। तो उस समय का मुख्य यानी सबसे मेन देवता किसको माना जाता था, तो वो माना जाता था इंद्र को। इंद्र के बारे में यानी इंद्र के बहुत से नाम रखे गए हैं। और इंद्र का उल्लेख इन ऋचाओं में कितनी बार मिलता है, यानी जो 1042 ऋचाएँ हैं, यानी 1042 प्रार्थनाएं हैं, इनके अंदर 250 बार इंद्र का उल्लेख मिलता है और 200 बार अग्नि का उल्लेख मिलता है। और अग्नि को कैसा माना जाता था, अग्नि को घर के अंदर अतिथि के नज़रिए से देखा जाता था, यानी अग्नि को अतिथि माना जाता था। और मेन जो देवता था ऋग्वैदिक काल का वो कौन था, तो वो था इंद्र, यानी इंद्र का उल्लेख मिलता है 250 बार और अग्नि का उल्लेख मिलता है 200 बार। तो उस समय का सबसे मुख्य देवता इंद्र था। ये ऐसे क्वेश्चन भी पीटी में पूछे जाते हैं गाइज, तो इनको अच्छे से आप लोग देखते चलिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में वैदिक काल के जो देवता थे उनका अनुक्रम लिखिए, यानी महत्व के हिसाब से अनुक्रम लिखिए, यानी किस देवता का कितना महत्व था, उसका सही अनुक्रम क्या है। तो आपको दे देगा कि इनके उल्टे सीधे नाम दे देगा, अग्नि को पहले दे देगा और इंद्र को बाद में दे देगा, तो वो ऑप्शन होगा गलत। उसको आप लोगों को टिक नहीं करना है। आपको कौन सा टिक करना है, तो जिसके अंदर इंद्र को पहले दिया हुआ हो और अग्नि को बाद में दिया हुआ हो, यानी इंद्र का महत्व सबसे अधिक था और अग्नि का महत्व उससे बाद में था, तो उसी ऑप्शन को आप लोग टिक करेंगे। यानी जिसके अंदर अग्नि पहले और इंद्र बाद में दिया हुआ हो तो उसको आप लोग टिक नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्व किसका है ऋग्वैदिक काल में, तो वो है इंद्र का। यानी इंद्र का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो वो मिलता है 250 बार और अग्नि का सिर्फ 200 बार मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा है, तो वो है इंद्र। और इंद्र को कई नामों से पुकारा गया है, किसमें, तो ये जो 1042 ऋचाएँ हैं इनके अंदर। तो
ये जो हमारा ऋग्वेद है इसके अंदर 10 मंडल आते हैं, 1028 सूक्त आते हैं। सूक्त कहते हैं ईश्वर से की गई प्रार्थना, और 1042 ऋचाएँ हैं, और इन्हीं ऋचाओं के अंदर इंद्र के बारे में 250 बार और अग्नि के बारे में 200 बार उल्लेख किया गया है। ये था हमारे ऋग्वेद का विभाजन यानी डिवाइडेशन जो हमने यहाँ पर देख लिया है। तो यहाँ पर एक पीटी का फैक्ट निकल के आता है, यानी एक पीटी का क्वेश्चन बनता है। तो वो क्या है, निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल में किस देवता का सबसे अधिक महत्व था? तो वो कौन सा था? तो वो था इंद्र। इंद्र को कई नामों से पुकारा गया है, और अग्नि को क्या माना जाता था? अतिथि की तरह माना जाता था। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और ये मैं आप लोगों के लिए हर चीज़ लिख के इसलिए लाता हूँ क्योंकि आप लोगों को सब चीज़ें याद तो नहीं रहेंगी। यानी ये जो आप लोग 1-1.5 घंटे की क्लास देखेंगे इसके अंदर मेरी एक एक बात तो आपको याद रहेगी नहीं। तो ये मैं आप लोगों के लिए पहले ही प्रिपेयर करके लाता हूँ, यानी ये पीपीटी के फॉर्म में लेकर आता हूँ, ताकि जब आप लोग बाद में भी अगर इसको पढ़ना चाहें तो आप लोग एज इट इज़ वो फैक्ट देख सकें जो मैंने अपनी क्लास के अंदर बोले थे। तो आप लोग ये फैक्ट ज़रूर से याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल में किस देवता का सबसे अधिक महत्व था। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में देवता का आपको अनुक्रम दे दिया जाएगा, यानी किस देवता का महत्व कितना था, यानी इनको महत्व के हिसाब से सही क्रम में लिखिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं। तो आपको सबसे अधिक महत्व किसका बताना है? तो वो बताना है आपको इंद्र का, यानी सबसे मुख्य देवता कौन सा था? तो वो था इंद्र। और इसको कितने नामों से पुकारा जाता था? तो इसको पुकारा जाता था बहुत से नामों से, और इसका उल्लेख कितनी बार मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है 250 बार। यानी इंद्र का उल्लेख इन 1042 ऋचाओं में कितनी बार मिलता है? तो वो मिलता है 250 बार, यानी 250 बार इंद्र का उल्लेख मिलता है। और अग्नि को किसकी तरह माना जाता था? अग्नि को अतिथि की तरह माना जाता था। और अग्नि का उल्लेख इन ऋचाओं में कितनी बार है? तो वो है 200 बार, यानी 200 बार अग्नि देवता का उल्लेख किया गया है। यानी सबसे मुख्य देवता है इंद्र, और उसके बाद में है अग्नि। तो ये हमारा ऋग्वैदिक काल के बारे में पीटी का फैक्ट था, और ये पीटी का एक क्वेश्चन भी था। ये आपसे एज इट इज़ पूछा जा सकता है गाइज, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि वो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। वो सीधा क्या याद करते हैं? वो करते हैं सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र, फिर अग्नि, फिर उसके बाद में ये वो, लेकिन वो जो मेन चीज़ होती है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते कि उनको इनका सही क्रम भी याद रखना है कि किस देवता का महत्व कितना है, उसके बाद में कौन सा देवता आता है, उसके बाद में कौन सा आपसे सबसे अधिक महत्व भी पूछा जा सकता है, यानी सबसे मेन देवता भी पूछा जा सकता है, और सबसे कम महत्व किस देवता का था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और आपसे इसका अनुक्रम भी पूछा जा सकता है कि कौन से देवता का महत्व कितना था, इसका असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे अधिक महत्व वाला, फिर उससे कम और फिर उससे कम, ये भी पूछा जा सकता है। और सबसे कम किसका था, और फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सब फैक्ट्स को आप लोग कवर करते हुए चलिएगा। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर नोट के फॉर्म में भी लिख के समझा दिया है, ताकि आप लोगों के ये फैक्ट आसानी से याद रहे कि मैंने जो क्लास में बताया था उसको आप लोगों को 3-4 क्वेश्चंस बनाकर लिखने हैं। क्योंकि हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चंस बनाते हुए चलना है कि एक क्वेश्चन से ही हम लोग 4-5 क्वेश्चंस को कैसे निकाल सकते हैं, यानी कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं, और उनके आंसर अलग अलग कैसे निकाल सकते हैं, ताकि हमसे अगर कुछ भी पूछ लिया जाए तो हम लोग उसके अंदर अटके नहीं। और ये मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है कि किस देवता का महत्व कितना था। सबसे ज़्यादा था इंद्र का, और फिर था अग्नि देवता का महत्व। उसके बाद में आता है ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? उसको कहते थे होत्र। यानी ये जो मैंने आपको शुरुआत में यानी इनिशिएटिव में मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, ये जो आप लोग ऋषि देख सकते हैं, ये दाढ़ी वगैरह जो लगा रखी है, इन्होंने लगा तो नहीं रखी है, ये है इनके है ये दाढ़ी। तो ये जो ऋषि मुनि थे, ये जो इन वेदों का अध्ययन करते थे, यानी वेद क्या है गाइज? वेदों की किसी ने रचना नहीं की है, उनका सिर्फ अध्ययन करते थे। यानी वेदों की रचना की जाती है, ऐसा माना जाता है कि वेद भगवान के द्वारा रचित है, यानी वेदों को किसी ने नहीं बनाया। वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं भगवान के द्वारा, यानी ईश्वर के द्वारा। और उनको सिर्फ पढ़ा जाता था, यानी उनको समझने वाले वो जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनको क्या बोला जाता था? तो उनको बोलते थे होत्र। यानी ये जो ऋषि आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वेदों का अध्ययन करते थे,
इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं होत्र, यानी वेदों का अध्ययन करने वाले को होत्र कहते थे। और वेद किसी के द्वारा रचित नहीं है, ये बात याद रखिएगा। वेदों का सिर्फ अध्ययन किया जाता था, यानी वेदों को सिर्फ पढ़ा जाता था। किनके द्वारा? ऋषि मुनियों के द्वारा। और जो इनको पढ़ते थे उनको कहते थे होत्र। और ये बात आप लोग याद रखिएगा, वेद किसी के द्वारा रचित नहीं है। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषियों को आखिर क्या कहा जाता था। तो उनको कहा जाता था होत्र। और ये मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल से समझा दिया है। इसके बाद में चलते हैं। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में ये एक और पीटी का फैक्ट दिया हुआ है, यानी हमारी प्री जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो वो क्या है? तो वो है ये जो सूक्त हैं, यानी जो प्रार्थनाएं होती थी ऋग्वेद के अंदर, प्रार्थनाएं कितनी थी? ये जो सूक्तों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 1028, यानी 1028 सूक्त मिलते हैं किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर। तो ये जो सूक्त यानी प्रार्थनाएं थी, इनको क्यों लिखा जाता था, यानी ये जो सूक्त थे इनकी रचना क्यों की गई थी? तो इनकी रचना की गई थी विभिन्न देवी देवताओं की प्रार्थना करने के लिए। तो सूक्त का अर्थ क्या होता है? तो सूक्त का अर्थ होता है प्रार्थना। और प्रार्थना हम लोग किसे करते हैं? तो प्रार्थना हम लोग करते हैं देवी देवताओं से, यानी ईश्वर से हम लोग प्रार्थना ही करते हैं। तो ये जो सूक्त है जिसका अर्थ क्या होता है? प्रार्थना, यानी अच्छे प्रकार से बोला गया, इसका अर्थ होता है। और अच्छे प्रकार से क्या बोला जाता है? तो अच्छे प्रकार से बोली जाती है प्रार्थना। और प्रार्थना हम लोग किसे करते हैं? तो हम लोग करते हैं देवी देवताओं से, यानी ईश्वर से। तो ये जो सूक्त होते थे, यानी ये जो प्रार्थनाएं होती थी, ये किस लिए, यानी इनकी रचना किस लिए की गई थी? तो इनकी रचना की गई थी विभिन्न देवी देवताओं की प्रार्थना करने के लिए, यानी ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए इन सूक्तों को लिखा गया था, यानी इन सूक्तों की रचना की गई थी। और ये सूक्त कितने हैं? तो ये मैंने आपको बताया था, सूक्तों की संख्या कितनी है, यानी ये जो प्रार्थनाएं हैं ये कितनी हैं ऋग्वेद के अंदर? ये हैं 1028, यानी। और ऋग्वेद का नाम ही किस पर है? यानी ऋग्वेद का जो अर्थ है वही क्या है? वो है ये जो ऋचाएँ होती हैं इनका संग्रह। और ऋचाएँ कितनी हैं? ऋचाएँ हैं 1042। और ये जो सूक्त हैं इसके अंदर ये हैं 1028। और मंडलों की संख्या कितनी है? तो वो है 10, यानी ऋग्वेद में, ये मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताऊं तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 1042 जो हैं वो क्या हैं? वो हैं ऋचाएँ। यानी ऋचाएँ सूक्त क्या होते हैं? ये होती है ईश्वर से की गई प्रार्थना। और इनकी रचना भी विभिन्न देवी देवताओं की प्रार्थना करने के लिए ही की गई थी। और इसके बाद में हमारा पीटी का एक और फैक्ट निकल के आता है। गाइज़ ये मैं आपके लिए बार बार ये पीटी के क्वेश्चंस इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग ये जो पीटी के क्वेश्चंस हैं इनको देखते चलेंगे तो आप लोग इंटरलिंक करते हुए पढ़ते चलेंगे और आप लोगों को इनको समझने में आसानी होगी। क्योंकि गाइज़ ये जो आपका पीटी का जो एग्ज़ाम होता है, यानी आपका ये जो प्रीलिम्स टेस्ट यानी प्री का एग्ज़ाम होता है, यह आपकी नॉलेज चेक करने के लिए नहीं लिया जाता कि आपने कितना पढ़ा है। ये इसलिए लिया जाता है कि आपने कितना डीप में पढ़ा है और आप लोगों के अंदर कितनी समझ है चीज़ों को समझने में, यानी उनको आपने कितनी गहराई से पढ़ा है। तो ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बार बार इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगे कि किस पार्ट से कैसा क्वेश्चन बन रहा है तो आप लोगों को इंटरलिंक करने में, यानी इंटरलिंकिंग जो पढ़ाई होती है वो करने में आसानी होगी और आप लोग इंटरलिंक करते हुए चीज़ों में आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए ही मैं ये बार बार क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। तो ये हमारा पीटी का एक और फैक्ट है, यानी पीटी का एक और क्वेश्चन है। तो ये क्या है? ये है वैदिक काल में देवताओं का महत्व किस प्रकार था, यानी किस प्रकार, यानी इस हमें क्या बताना है इसके अंदर? हमें बताना है अनुक्रम, यानी किस देवता का महत्व कितना था। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। ये क्वेश्चन ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन आपकी प्री के अंदर पूछे जाते हैं कि किस देवता का महत्व कितना था। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक महत्व किसका था और सबसे कम महत्व किसका था, और महत्व के हिसाब से इनका अनुक्रम लिखिए, यानी बढ़ता हुआ क्रम भी पूछ सकते हैं, यानी सबसे अधिक महत्व, सबसे कम महत्व, फिर सबसे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, या सबसे अधिक या फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। यानी
आपसे ये असेंडिंग ऑर्डर भी और डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग सब कुछ कवर करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये मैं आप लोगों को बार बार क्वेश्चंस बार बार फैक्ट इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बनाते हुए चलें, क्योंकि यूपीएससी की डिमांड ही यही है कि हम अगर एक फैक्ट पढ़ते हैं तो उससे जो आसपास ये जो अगर हम लोग यानी ये जो हमने एक फैक्ट पढ़ा तो उससे हमें आसपास के फैक्ट भी जो उससे बन पाते हैं और जो उससे 4-5 क्वेश्चंस बन पाते हैं वो सभी हमें कवर करते हुए यहाँ पर चलना है, तभी हमारा प्री पास होगा। क्योंकि प्री की डिमांड ही होती है कि आपकी नॉलेज चेक करना कि आपने आखिर कितना डीप में पढ़ा है और आपने कितने अच्छे से समझा है सभी चीज़ों को। तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। जो मैं आप लोगों को यहाँ पर पीटी के ये जो फैक्ट बता रहा हूँ ये आपको एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वेदों से पहले तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर कोई पूछा जाएगा तो वो यहीं से पूछा जाएगा। ये जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये फैक्ट आपको एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा। तो आप लोग इनको ध्यान से देखते चलिएगा जो मैं आपको यहाँ पर फैक्ट बता रहा हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, वैदिक काल में देवताओं का महत्व किस प्रकार यानी उनका अनुक्रम क्या था, यानी सबसे अधिक महत्व किस देवता का था। तो ये मैंने आपको बताया था सबसे अधिक महत्व ऋग्वैदिक काल में किसका था, तो वो था इंद्र का। यानी सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा था, तो वो था इंद्र। उसके बाद में अग्नि। ये हम लोग कैसे कह सकते हैं कि इंद्र ही सबसे महत्वपूर्ण देवता था, तो हमने जो पहले पढ़ा था कि ये जो ऋग्वेद है इसके अंदर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 1024 ऋचाएँ हैं। और ये जो ऋचाएँ हैं इनके अंदर 250 बार इंद्र का उल्लेख मिलता है, यानी 250 बार इंद्र जो देवता है उसका उल्लेख किया गया है और 200 बार अग्नि जो देवता है उसका उल्लेख किया गया है। तो इससे साफ पता चलता है कि उस समय सबसे मुख्य देवता कौन सा था, तो वो था इंद्र। और उसके बाद में था अग्नि। अग्नि को अतिथि की तरह माना जाता था, वो सबसे महत्वपूर्ण देवता था इंद्र। उसके बारे में 250 बार उल्लेख मिलता है, यानी इन जो ऋचाएँ हैं 1028 उनके अंदर 1042 हैं, 28 नहीं है। 1042 ऋचाओं के अंदर 250 बार यानी 250 बार इंद्र का उल्लेख मिलता है और 200 बार अग्नि का उल्लेख मिलता है। तो आप लोग इससे इनका अनुक्रम बता सकते हैं अच्छे से, यानी सबसे महत्वपूर्ण इंद्र और उसके बाद में अग्नि को माना जाता था। यही इनका क्रम था। किस काल में, वैदिक काल में। अलग अलग काल में देवताओं का अलग अलग महत्व होगा। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो उत्तर वैदिक काल होगा और उसके बाद में जो हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो देवताओं का महत्व है ये अलग अलग होता जाएगा। किसके अंदर, अलग अलग काल के अंदर अलग अलग देवताओं का महत्व होगा। महत्व के हिसाब से हम उनको डिवाइड करते हुए चलेंगे, तो वो आगे हम लोग देख लेंगे। तो हमारा यहाँ पर वैदिक काल है और वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था और उसके बाद में अग्नि था। तो इसके बाद में ये एक और पीटी का फैक्ट है, यानी पीटी का एक और क्वेश्चन है। तो ये क्या है, ये है ऋग्वेद के सूक्त किस लिपि में लिखे गए हैं। यानी अगर हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग लिपि का प्रयोग करते हैं, और अगर हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं यानी अगर हम लोग अपने मुंह से बोलते हैं तो उसके लिए हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, और अगर हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग लिपि का प्रयोग करते हैं। और जो ऋग्वेद थे वो भी कोई बोले तो नहीं गए थे, वो हमें लिखे हुए रूप में मिलते हैं। तो वो किस लिपि में लिखे गए हैं, तो वो लिखे गए हैं वैदिक संस्कृत में, या जिसको हम लोग प्राक संस्कृत भी बोलते हैं। यानी ऋग्वेद की जो लिपि है यानी ऋग्वेद की जो भाषा बोल सकते हैं आप लोग, लिपि बोल सकते हैं, लेकिन भाषा बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि भाषा क्या होती है, भाषा वो होती है जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं, और लिपि वो होती है जिसके अंदर हम लोग कुछ लिखते हैं। तो ऋग्वेद की लिपि क्या थी, यानी ऋग्वेद किस लिपि में लिखा गया था। जैसे हमारी जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ऐसे ही जो ऋग्वेद हैं वो कौन सी लिपि में लिखे गए थे, तो वो लिखे गए थे वैदिक संस्कृत में, और जिसको क्या बोलते हैं, जिसको प्राक संस्कृत भी बोलते हैं। यानी ऋग्वेद की भाषा, ऋग्वेद की लिपि कौन सी है, तो वो है वैदिक संस्कृत या प्राक संस्कृत। तो ये हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। इसके बाद में हमारी बुक पर आ जाते हैं, यानी हमने अच्छे से सारे फैक्ट्स को कवर कर लिया है, और जो भी क्वेश्चंस इससे बन पाते हैं वो हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल से समझ लिए हैं। लेकिन
कईयों के दिमाग में ऐसी हो जाती है कि इसने बुक तो पढ़ाई ही नहीं, तो ये मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बुक भी लेकर आया हूँ, यानी एज इट इज़ आपको मैं यहाँ पर अब आपकी एनसीईआरटी जो है वो भी कवर कराने वाला हूँ कि आपकी एनसीईआरटी में आकर लिखा क्या है, और इससे आप लोग कंपेयर भी कर सकेंगे कि जो मैंने आपको इनिशिएटिव में यानी स्टार्टिंग में बताया था वो मैंने सही बताया था या नहीं। ये आप लोग कंपेयर कर सकते हैं किससे, तो वो कर सकते हैं आप लोग अपनी एनसीईआरटी में। यहाँ से आपकी एनसीईआरटी के इस चैप्टर की शुरुआत होती है। वैसे तो मैंने आपको ये पूरा चैप्टर लगभग पहले ही कवर करा दिया है, आगे हम लोग और भी कवर करेंगे, लेकिन यहाँ से हमारा ये चैप्टर शुरू होता है, यानी एनसीईआरटी जो दी हुई है वहाँ से चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है, तो होती है यहाँ से। तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो वो है, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, यानी वेद के बारे में हमने सुना कि हमने पूरा पढ़ लिया है वेदों के बारे में, तो लेकिन इसके अंदर क्या है, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने होते हैं, तो वेद होते हैं 4। कौन कौन से, ये होते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये है ऋग्वेद। और इसकी रचना कब हुई थी, यानी ये जो हमारा ऋग्वेद है इसकी रचना कितने वर्ष पहले हुई थी। सबसे पुराना है तो यानी बहुत वर्ष पहले हुई होगी, तो कितने वर्ष पहले, तो ये हुई थी 3500 साल पहले। यानी ये जो हमारा ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है, इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी, यानी 3500 साल पहले। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हमारा ऋग्वेद है ये कितना पुराना हो सकता है। 3500 साल पुराना, बहुत ज़्यादा टाइम होता है ये आप लोग आसानी से देख सकते हैं। आज हम लोग किस में जी रहे हैं, आज हम लोग जी रहे हैं 2022 के अंदर, यानी जब ये जो हमारी डेट वगैरह स्टार्ट भी नहीं होती तभी से हम लोग इन वेदों का निर्माण हो गया था। हाँ, तो गाइज़ अगर आपके समझ में आ गया है कि वेद कितने होते हैं, ये तो वैसे पहले ही समझ में आ गया था, हमने दोबारा से पढ़ लिया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट है ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। 1000 से ज़्यादा कितनी है, इनकी एक्यूरेट संख्या कितनी है, तो ये है 1028। यानी ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त मिलते हैं। और सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। और हम लोग अच्छी तरह से क्या बोलते हैं, तो हम लोग अच्छी तरह से बोलते हैं प्रार्थना। और प्रार्थना हम लोग किससे करते हैं, यानी प्रार्थना किसके आगे की जाती है, तो प्रार्थना हम लोग करते हैं देवी देवता के आगे, यानी ईश्वर के आगे हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो सूक्त का अर्थ क्या है, अच्छी तरह से बोला गया और अच्छी तरह से प्रार्थना बोली जाती है। और प्रार्थना किससे की जाती है, ईश्वर से। तो सूक्त का अर्थ है प्रार्थना जो ईश्वर से की जाती है। तो इसके अंदर आगे क्या दिया हुआ है, आगे है विभिन्न देवी देवताओं से की स्तुति में रचे गए थे, यानी इनकी रचना किस लिए की गई थी, तो वेदों की रचना की गई थी विभिन्न देवी देवताओं से प्रार्थना करने के लिए। ये फैक्ट मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे से समझा दिया था कि प्रार्थना हम लोग यानी ये जो सूक्त होता है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। और अच्छी तरह से क्या बोलते हैं हम लोग, अच्छी तरह से, सबसे अच्छी तरह से जो चीज़ बोली जाती है वो होती है प्रार्थना। इनमें 3 देवताओं का बहुत महत्व है, यानी ये जो ऋग्वैदिक काल है यानी पूर्व वैदिक काल है। ये मैंने आपको बताया था कि पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल यानी इनिशिएटिव का टाइम, यानी ये जो ऋग्वैदिक काल था उसके प्रारंभ का टाइम। और सबसे प्रारंभिक यानी सबसे पुराना ये जो वेद है वो कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में 3 देवताओं का बहुत महत्व था। तो वो कौन कौन से थे, तो वो थे अग्नि, इंद्र और सोम। ये अग्नि पहले देना गलत होगा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा था, तो सबसे महत्वपूर्ण देवता था इंद्र। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आपको बताऊं तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो इंद्र है ये सबसे महत्वपूर्ण देवता था। फिर उसके बाद में कौन सा था, सोम। फिर उसके बाद में था अग्नि और फिर था सोम। सोम क्या था, सोम एक पौधा था, यानी ये जो ऋग्वैदिक काल था उसमें पौधों को देवताओं की तरह पूजनीय माना जाता था। इससे हमें ये पता चलता है, ये भी आपका एक पीटी का फैक्ट बन सकता है कि कौन से काल में, यानी कौन से काल में पौधों को देवताओं की तरह पूजनीय माना जाता था। वो तो अब भी माना जाता है, कई पौधों को हम लोग देवताओं की तरह मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। जैसे ये जो पीपल का पेड़ होता है, ये जो बड़ का पेड़ होता है, इन सभी को हम लोग
देवताओं की तरह पूजनीय मानते हैं। कई लोग नीम की भी पूजा करते हैं, क्योंकि नीम भी देवता की तरह माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर विष्णु का निवास माना जाता है, जो हमारा नीम होता है उसके अंदर। तो ये जो हमारा ऋग्वैदिक काल है उसके अंदर 3 देवता सबसे महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से? अग्नि, ये जो आप लोग देख सकते हैं, अग्नि, इंद्र और कौन सा? सोम। और अग्नि आग के देवता को कहा जाता था, और इंद्र युद्ध के देवता को कहा जाता था, और सोम एक पौधा था जिसे एक खास पेय बनाया जाता था। इसलिए यानी उसको क्या कहते थे? उस पेय का नाम क्या था? तो उसको कहते थे सोमरस। इसलिए ये जो सोम है यानी ये जो पेड़ है, इसको देवताओं की तरह पूजनीय माना जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण देवता था इंद्र, फिर अग्नि और फिर सोम। सोम एक पौधा था जिससे एक खास प्रकार का पेय पदार्थ बनाया जाता था, और उस पेय को क्या कहते थे? उसको कहते थे सोमरस। इसके बाद में क्या है? तो इसके बाद में है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। गाइस, ये जो NCERTs होती हैं ये वैसे तो बहुत बेस्ट होती हैं, क्योंकि हमें जो सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हमें NCERT से। लेकिन ये NCERT कई जगह इतनी गलत होती हैं कि हमें इनको करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है? तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर क्या दिया हुआ है? इसके अंदर दिया हुआ है कि ये जो हमारा वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की, ये मैंने आपको इनिशिएटिव में ही बताया था। यानी ये जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ था तभी मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे वेद हैं इनकी रचना किसी ने नहीं की है। इनकी रचना, ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना किसने की है? इनकी रचना की है ईश्वर ने। इनको सिर्फ पढ़ा जाता था, किसके द्वारा? इनको पढ़ा जाता था वैदिक, ये जो ऋषि मुनि होते थे। गाइज, ये जो वेद थे ये मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल में बताऊं तो ये जो वेद हैं हमारे, इनको पहले यानी देवताओं ने कोई लिखा नहीं था। ऐसे जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग ऐसे कुछ लिखते हैं, जैसे ये चीज़ लिखी हुई है, ऐसे कुछ लिखा हुआ नहीं था, कोई प्रिंट, कोई किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ था। ये जो वेद थे ये सिर्फ वाणी से बोले जाते थे, यानी ये सिर्फ मुंह से बोले जाते थे। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे किताब शाही वगैरह का निर्माण हुआ, यानी किताब और शाही वगैरह, पन्नों वगैरह के बारे में लोगों को पता चला, तो ये जो ऋषि मुनि होते थे इन्होंने इन वेदों को किताब के ऊपर उतार दिया। यानी ये जो ऐसे अक्षर वगैरह होते हैं लिपि के अंदर लिख दिया। और कौन सी लिपि के अंदर? प्राक संस्कृत के अंदर। और इसको क्या बोलते हैं? इसको वैदिक संस्कृत भी बोलते हैं। तो उस लिपि के अंदर ये जो ऋषि मुनि होते थे इन्होंने इन वेदों को रचा, यानी इन वेदों की रचना की। लेकिन ये जो वास्तविक में वेदों को हम लोग रचित नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो वेद हैं ये सीधे देवताओं के द्वारा बनाए गए थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? NCERT के अंदर वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी, ये आप लोग देख सकते हैं, वैदिक जो प्रार्थनाएं थी उनकी, अरे यार ये देख सकते हैं, ये थोड़ा ले लेता हूँ मैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी ऋषियों के द्वारा। आचार्य विद्यार्थियों को थे कुछ, इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वसर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। ये मैंने आपको बताया कि ये जो वेद थे वो पहले वाणी के रूप में थे, ये कोई कहीं पर लिखे हुए नहीं थे, ये सिर्फ मुँह ज़बानी थे, यानी मुँह से ही बोले जाते थे। और बाद में इनको विभिन्न ऋषि मुनियों द्वारा किताबों यानी पन्नों पर उतार दिया गया, और आज उन्हें ही हम लोग वेद के रूप में जानते हैं। यानी ये स्टार्टिंग में जो थे ये सिर्फ मुंह से बोले जाते थे, ये कहीं पर लिखे हुए नहीं थे। और बाद में विभिन्न जो ऋषि मुनि थे, जो महाज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने इनको पन्नों के रूप में उतारा। क्यों? ताकि आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी ये जो महाज्ञान है वेदों का, इसका पता चल सके और वो भी इसका पालन कर सकें। इसलिए ही उन्होंने इनको पन्नों के ऊपर उतारा, यानी ये जो वेद हैं इनकी रचना की। ये सब इसके अंदर बस यही दिया हुआ है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है जो आपके समझने लायक हो। जो समझने लायक था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है बहुत ही अच्छे से। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो वेद हैं पहले मुंह से बोले जाते थे, बाद में जो विभिन्न ऋषि मुनि हुए उन्होंने इनको पन्नों पर उतार दिया, ताकि आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी इनके यानी ये जो महाज्ञान है इसके बारे में पता चल सके। यही वेदों के रचना की कहानी है।
इसके बाद में ये जो हमारे वेद थे इनकी भाषा के बारे में बताया गया है। इसके अंदर ये जो एक नोट पॉइंट है हमारा, इसके अंदर क्या बताया गया है, ये जो वेद थे ये कौन सी भाषा में थे, तो संस्कृत और अन्य भाषाओं में। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत, भारोपीय किसको कहते हैं, तो ये आपसे पीटी में एज इट इज़ पूछा जा सकता है। ये जो फैक्ट है इसको आप लोग याद रखिएगा कि भारोपीय भाषा किसको कहते हैं, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। यानी जो संस्कृत भाषा है ये किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो ये है भारोपीय परिवार का हिस्सा। तो पीटी में आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये जो हमारी संस्कृत भाषा है ये किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। कौन सी भाषा, तो वो है संस्कृत भाषा। और उसके बाद में भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, या आप लोग देख सकते हैं भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फ़ारसी तथा यूरोप बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। यानी किस परिवार से ये जुड़ी हुई हैं, भारत और यूरोप प्लस भारोपीय भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं। कौन सी भाषाएं, ये जो सभी भाषाएं हैं ये हिंदी, इंग्लिश, असमिया, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं, जर्मन भाषाएं, फ्रांसीसी भाषाएं, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि ये जो सभी भाषाएं आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये जितनी भी भाषाएं हैं ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और ये यहाँ पर और दी हुई हैं। ये फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि सभी प्रकार की भाषाएं कौन से परिवार का हिस्सा थी, ये थी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा। और ये जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है ये भी किस परिवार का हिस्सा है, ये है भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा। भारोपीय का मतलब क्या है, भारत और यूरोप, भारत और यूरोप की जो संयुक्त भाषा होती है उसको भारोपीय बोलते हैं। और ये जो संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश, फ्रांसीसी ये जो सभी प्रकार की भाषाएं हैं ये किस परिवार में आती हैं, ये आती हैं भारोपीय भाषा परिवार। यानी भारत और यूरोप की जो संयुक्त भाषा है उस परिवार का ये एक हिस्सा है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में, ये मैं आपको अंडरलाइन करके बताऊं, तो उन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी में। यानी ये जो इनको एक ही भाषा परिवार का हिस्सा क्यों माना जाता है, क्योंकि इनके अंदर कई जो शब्द थे वो एक जैसे थे। एक जैसे कौन से थे, एक जैसे से क्या मतलब है, तो एक जैसे से मतलब है यानी हम लोग जो संस्कृत के अंदर माँ के लिए मातृ शब्द का प्रयोग करते हैं तो संस्कृत में तो मातृ होता है, और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग अपनी माता को यानी मातृ को माँ भी कहते हैं। और इंग्लिश में माँ को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में माँ को कहा जाता है मदर। तो ये जो सेम से शब्द हैं इसी के कारण इनको एक भाषा परिवार का हिस्सा माना गया है। और वो कौन सा परिवार है, तो वो है भारोपीय भाषा परिवार। यानी भारत और यूरोप का जो संयुक्त भाषा परिवार है उसका हिस्सा माना जाता है इन सभी लैंग्वेजेस को, यानी इन सभी भाषाओं को। और वो क्यों माना जाता है, क्योंकि इनके अंदर कई शब्द एक समान थे। जैसे कि ये मैंने आपको एक उदाहरण बताया यहाँ पर, ये जो मातृ यानी माँ को हम लोग संस्कृत में मातृ कहते हैं, हिंदी में माँ कहते हैं और अंग्रेजी में मदर कहते हैं। ये सभी एक जैसे दिखने वाले शब्द हैं, इसलिए ही इन सभी भाषाओं को एक ही भाषा परिवार का हिस्सा माना गया है। और वो कौन सा है, तो वो है भारोपीय भाषा परिवार, यानी भारत और यूरोप का संयुक्त भाषा परिवार। और उसके अंदर ये सभी भाषाएं आती हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं, फ़ारसी भाषा, यूरोप की बहुत भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि सभी प्रकार की भाषाएं किस परिवार का हिस्सा है, तो ये है भारोपीय भाषा परिवार, जो मैंने बहुत ही डिटेल से आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो उम्मीद है ये आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। ये मैंने आपको इतना अच्छे से और इतने डिटेल से एक्सप्लेन किया है जो आप लोग आज के बाद में मुझे तो नहीं लगता कि भूल पाएंगे। और अगर आप भूल जाएं तो इनको दोबारा से देख लीजिएगा। कहाँ पर देखेंगे आप लोग देखेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, तो टेलीग्राम है क्रैक कंपटीशन विद RSR। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक सलाह है गाइज़, आप लोग नोट्स ज़रूर से बनाइएगा, क्योंकि एक नोट्स ही हैं जो आपके पास हमेशा के लिए आपकी धरोहर के रूप में मौजूद रहते हैं, यानी आपके पास हमेशा सुरक्षित रहते हैं। तो आप लोग नोट्स ज़रूर से बनाइएगा।
इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बातें तो बहुत होती रहीं, तो इसके आगे क्या दिया हुआ है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, यानी ये जो इतिहासकार होते हैं इन्होंने वेदों का अध्ययन कैसे किया। इतिहासकार पुरातत्व वेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं, तो ये यहाँ से एक और पीटी का फैक्ट निकल के आता है कि ये आपको 2-3 तरह से पूछ सकता है। ये जो क्वेश्चन हमारा ये फैक्ट आपका है, अरे यार ये थोड़ा सा स्केच लेने में मेरे को प्रॉब्लम होती, क्योंकि अभी मैं इतना इसको यूज़ नहीं ले रहा हूँ ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसको यूज़ में लेने में। तो ये हमारा यहाँ पर एक फैक्ट है। ये क्या है, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, यानी वार्तालाप शैली के अंदर हैं। तो आपसे पीटी के अंदर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद के सूक्त किस शैली में है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, तो आप लोग जवाब देंगे वार्तालाप शैली में। और आपसे दूसरे रूप यानी दूसरी तरह से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो आपसे क्या बोलेगा कि ऋग्वेद के सभी सूक्त वार्तालाप रूप में है, यानी वार्तालाप शैली में है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे आप लोग क्रॉस, क्योंकि ऋग्वेद के सभी सूक्त वार्तालाप शैली में नहीं है, ऋग्वेद के कुछ ही सूक्त वार्तालाप शैली के अंदर हैं। तो आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान करते हुए चलिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे इन्हीं के अंदर फंसते हैं गाइज। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये मैं आपको बहुत ही डिटेल से बता रहा हूँ, क्योंकि ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। सब लोग आपको क्या पढ़ेंगे कि इतिहास पुरातत्व वेदों की तरह अतीत के बारे में जानकारी कर, लेकिन भौतिक अवशेषों के लिए लिखित स्रोतों का उपयोग भी करते हैं। ऐसे आपको ऐसे पढ़ा पढ़ू के सब लोग जाते रहते हैं। आप लोगों को जो रियल बात होती है वो कुछ कोई नहीं बताता। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सिर्फ फैक्ट रटने की कोशिश करते हैं। आप लोग कैसे पढ़ेंगे, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद के सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं, और आप लोग ऐसे पढ़ के आगे निकल जाएंगे। तो इससे होगा क्या, इससे होगा कुछ नहीं, ना तो आपका पीटी निकलेगा, ना आप मेंस के अंदर कुछ अच्छा आंसर लिख पाएंगे। अच्छा आंसर कैसे लिखेंगे, अगर आप लोग छोटी छोटी बातों को भी देखते हुए चलेंगे कि ऋग्वेद के कुछ ही सूक्त वार्तालाप शैली में हैं, और ऋग्वेद के सूक्त कुछ सूक्त किस शैली में है, तो वो है वार्तालाप शैली के अंदर। ये आप लोग कवर करते हुए चलिएगा बहुत ही अच्छे से, जो मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल से बता दिया है। इसके बाद में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है, यानी ऋग्वेद के सूक्त कैसी शैली में है, तो वार्तालाप शैली में है। और वार्तालाप का पता हमें कैसे चलता है कि ऋग्वेद के जो सूक्त हैं वो वार्तालाप शैली में है, तो हमें पता चलता है ये जो विश्वामित्र नामक ऋषि था और ये जो देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ थी व्यास और सतलुज, उनके बीच में जो संवाद हुआ था उससे हमें पता चलता है कि ऋग्वेद के सूक्त किस शैली में थे, वो थे वार्तालाप शैली में। और ये पीटी का भी एक फैक्ट है, निम्नलिखित में से किन दो नदियों को देवी मानते हुए उनसे संबंधित वार्तालाप ऋग्वेद में वर्णित है, तो इसका आंसर क्या होगा, व्यास और सतलुज। यानी व्यास और सतलुज नामक दो नदियों से विश्वामित्र नामक ऋषि के संवाद का यानी वार्तालाप का प्रमाण मिलता है किसमें, ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद किस शैली में था, तो ऋग्वेद के अधिकतर सूक्त वार्तालाप शैली में लिखे गए थे। इसके बाद में ये एक ऋग्वेद की पांडुलिपि का पन्ना और उसकी फ़ोटो दिखाई गई है। तो ये एक ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना यहाँ पर शो किया गया है। पांडुलिपि किसको कहते हैं, तो पांडुलिपि कहते हैं जो भुज नामक पेड़ की छाल से जो ताड़पत्र बनाए जाते हैं और उन पर जो कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पांडुलिपि। और ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का ही एक पन्ना यहाँ पर दिखाया गया है, जो मैंने आपको यहाँ पर पिक्चर के रूप में दिखा दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, ये एक ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। भुज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है, यानी ये कहाँ से मिला है, तो ये मिला है कश्मीर से। और यह लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छपने वाली इसका उपयोग किया गया था, यानी लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, यानी ये आपको कहाँ पर मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको पुणे महाराष्ट्र में। और ये कब मिली, यानी ये 150 वर्ष पहले मिली, यानी
ये जो इसका यूज़ कब किया गया था, ये 150 वर्ष पहले यूज़ किया गया था। इसका किसके रूप में, इसको ऋग्वेद को छापने के लिए इसका यूज़ किया गया था। और इसको फिर बाद में किस में कन्वर्ट किया गया, इसको अंग्रेजी भाषा में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया और फिर उसका हिंदी अर्थ निकाला गया। ये एक ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है जो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से दिखा दिया है और समझा दिया है कि ये क्या है। तो इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है मवेशी, घोड़े और रथ। तो इसके बारे में क्या दिया हुआ है, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। वैसे तो जो ऋग्वैदिक काल था उसके अंदर लिंग भेदभाव नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर जो है खासकर पुत्रों शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी लिंग भेद की जो गूंज थी वो सुनाई देने लगी थी, यानी यहाँ पर लिंग भेद की थोड़ी सी शुरुआत हो गई थी। इसके अंदर प्रार्थनाएं जो सूक्त रचे गए थे, यानी जो 1028 सूक्त थे वो किस लिए थे, तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। यानी जो 1028 सूक्त हैं उसके अंदर कुछ प्रार्थनाएं किसके लिए हैं, तो वो हैं मवेशियों, बच्चों, और बच्चों में भी खासकर किसके लिए, बच्चों में खासकर पुत्रों के लिए, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने में काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। यहाँ अच्छे चारागाह हों जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो इस पूरे पैराग्राफ में आप लोगों को क्या बताया गया है कि वो जो ऋग्वैदिक काल में जो लड़ाइयाँ होती थी वो किस लिए होती थी, तो ये लड़ाइयाँ मवेशियों के लिए होती थी। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। अच्छे चारागाह हो जहाँ पर जो जैसी फसलें तैयार हो सके उसके लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। और कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों के लिए भी होती थी और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी कुछ लड़ाइयाँ उस समय लड़ी जाती थी। और वैदिक सभ्यता को अश्व केंद्रित सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर अश्व यानी घोड़ों का यूज़ होने लगा था। ये एक पीटी का फैक्ट है, इसको आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा कि वैदिक सभ्यता एक अश्व केंद्रित सभ्यता थी, यानी इसके अंदर घोड़ों का प्रयोग होने लगा था, यानी घोड़ों को उपयोग में लाया जाने लगा था और उनके लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती थी। किसके अंदर, ऋग्वैदिक काल के अंदर। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, इसके बाद में है युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, यानी वो जो लड़ाइयाँ होती थी वो उसका कुछ भाग सरदार रख लेते थे। कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। यानी यहाँ से एक फैक्ट निकल के आता है, ये जो उसके अंदर ये जो ऋग्वैदिक काल है उसके अंदर ये जो बलि प्रथा थी उसका प्रचलन नहीं था, लेकिन कभी कभी जानवरों की आहुति भी दे दी जाती थी। किसके अंदर, ऋग्वैदिक काल के अंदर। तो ये फैक्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये छोटी छोटी ही चीज़ें ही होती हैं जो आपसे अक्सर पूछ ली जाती हैं और आप लोग इसके अंदर फंस जाते हैं। तो कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी और घी और अनाज की आहुति दी जाती थी। किसके अंदर, यज्ञ के अंदर। और ये यज्ञ किस लिए किए जाते थे, ये देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, यानी जो लड़ाइयाँ होती थी इनमें पुरुष भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन लोग यहाँ सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा भी किया करते थे। वहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, यानी इसके अंदर वो जो वंशानुगत राज व्यवस्था होती है वो नहीं थी। यानी ऋग्वैदिक काल के अंदर वंश के अनुसार राजवंश नहीं चलता था कि अगर कोई राजा है तो उसका बेटा भी राजा ही बनेगा। वो अपना सरदार यानी अपना राजा कैसे चुनते थे, तो वो अपना राजा उसी को चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। यानी ऋग्वैदिक काल के अंदर वो जो वंशानुगत राज व्यवस्था होती है उसका प्रचलन नहीं था। अगर जो आदमी सबसे बहादुर और कुशल योद्धा होता था उसी को वो लोग अपना सरदार यानी अपना राजा चुनते थे। ऋग्वैदिक काल में लड़ाइयाँ किस लिए होती थी, ये पीटी का एक फैक्ट है, यानी पीटी का क्वेश्चन है। तो ऋग्वैदिक काल में लड़ाइयाँ किस लिए होती थी, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि ये लड़ाइयाँ कभी कभी पानी के लिए, कभी कभी मवेशियों के लिए, घोड़ों के लिए और
कभी कभी लोगों को बंदी बनाने के लिए भी ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। लड़ाइयाँ किस लिए होती थी ये मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया है। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विशु, जिसे वैश्य शब्द निकलता है। इस विषय पर तुम ये तो ऐसे ही है, ऋग्वेद की विशु और जनों का नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में विशु और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुष यानी जन और विशु यानी भरत जन या विश, यदु जन या विशु जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जानना चाहना लगता है? ये अरे यार ये तो ऐसे ही है, इसको तो छोड़ो। इसके अंदर फैक्ट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। कि फैक्ट हमारा ये है कि ऋग्वैदिक काल जो था उसके अंदर दो शब्दों का प्रयोग होता था, विश और जन। विश किसके लिए? विश होता था वैश्य वर्ग के लिए, और जन जो होता था वो पुरुष के लिए यूज़ किया जाता था, यानी पुरुष के लिए जन शब्द का प्रयोग होता था। और विश का अर्थ क्या था? वैश्य। जिन लोगों के लिए इन प्रार्थनाओं की रचना की गई थी वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहा जाता था। तो ये भी एक पीटी का फैक्ट है यहाँ पर जो निकल के आता है, दास्य और दस्यु। इस पर आप लोग ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। यानी ये जो प्रार्थनाएं रची गई थी ये जिनके लिए रची गई थी उनको, वो जो लोग थे वो खुद को क्या कहते थे? वो कहते थे खुद को आर्य। और अपने विरोधी यानी जो आर्यों के विरोधी थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहते थे दास या दस्यु। ये आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे। यज्ञ कौन करते थे? यज्ञ आर्य वगैरह किया करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग यानी दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास से स्त्री और पुरुष, दास स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। यानी वो जो ऋग्वैदिक काल में लड़ाइयाँ होती थी वो लोगों को बंदी बनाने के लिए की जाती थी। और वो जो बंदी बनाते थे उनको क्या कहते थे? उनको दास या दस्यु कहते थे। और ये दास या दस्यु यज्ञ वगैरह नहीं करते थे। ये जो करते थे वो जो मालिक कहता था उनको वही काम करना पड़ता था। और ये जो प्रार्थनाएं थे ये जिनके लिए इनकी रचना की गई थी वो लोग अपने आप को क्या कहते थे? तो वो कहते थे अपने आप को आर्य, यानी आर्य उच्च वर्ग था और दास या दस्यु निम्न वर्ग था और ये गुलाम वर्ग था। इसके बाद में पीटी का एक और फैक्ट है। तो ये क्या है? विश और जन शब्द, जन का संबंध किस काल से है? यानी ये जो विश और जन शब्द हैं ये इनका संबंध किस काल से है? यानी ये इनका यूज़ किस काल के अंदर होता था? तो ये होता था ऋग्वैदिक काल के अंदर। विश किसका है? विश का अर्थ क्या है? विश का अर्थ है वैश्या। और ये जो जन शब्द है इसका अर्थ किसके लिए होता था? इसका अर्थ है पुरुष, यानी जन पुरुष के लिए और विश वैश्या इसका अर्थ होता था, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। और ये पीटी का एक क्वेश्चन है जो आपको एज इट इज़ दिखाई दे सकता है आपकी एग्ज़ाम के अंदर। और ये इसका यूज़ किस में होता था, यानी इसका उपयोग कौन से काल में होता था? तो वो होता था ऋग्वैदिक काल में। इसके बाद में ये हमारा लास्ट फैक्ट बचा है। ये क्या है? कुल का मुखिया कुलम और कुल के ऊपर, यानी ये जो इसके अंदर वर्ण व्यवस्था थी, यानी ये जो वर्ग होते थे वो किस प्रकार होते थे? तो कुल का मुखिया जो होता था उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे कुलम। इसको आप लोग ऐसे थोड़ा सा इसके अंदर ये टिक लगा लीजिएगा नीचे, ये मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है ये जो कुलम है ये आधा मैं है, तो इसको आप लोग ऐसे लगा लीजिएगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कुल का मुखिया होता था उसको कुलम कहते थे, और कुल के ऊपर परिवार होता था, और परिवार के ऊपर विश होता था, और विश के ऊपर जन होता था जिसको पुरुष कहते हैं। और जनपदों का निर्माण, यानी इसके बाद एक नोट पॉइंट क्या है? जनपदों का निर्माण अभी नहीं हुआ था, यानी वो जो जनपद काल है, वो जो महाजनपद काल है वो हम लोग पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। यानी जनपदों का निर्माण अभी नहीं हुआ था, यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल। और जनपद कब से शुरू होंगे? तो जनपद शुरू होंगे उत्तर वैदिक काल से। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है ऋग्वैदिक काल, आगे आएगा उत्तर वैदिक काल। यानी जनपदों का आरंभ कब से हुआ? तो वो हुए उत्तर वैदिक काल से। और जो महाजनपद थे उनका प्रारंभ कब हुआ? यानी महाजनपद कब बने? तो वो बने 6 BC में। और जो जनपदों की शुरुआत थी वो कब हुई? उत्तर वैदिक काल से। अभी जनपद नहीं बने थे, अभी कब? ऋग्वैदिक काल के अंदर। और जो कुल का मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे कुलम। और कुल के ऊपर क्या होता था? कुल के ऊपर होता था परिवार, और परिवार के ऊपर विश, और विश के ऊपर जन,
यानी और जनपदों का निर्माण अभी नहीं हुआ था। जनपद बनेंगे कब? उत्तर वैदिक काल में। और महाजनपद का निर्माण कब होगा, यानी महाजनपद कब बनेंगे? तो वो बनेंगे 6 BC के अंदर। और यहाँ पर हमारा आज का ये पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ गाइज। यहाँ पर हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, जो किसके बारे में था? जो था वैदिक काल के बारे में। और हम लोग इसके सेकंड पार्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में, यानी महाजनपद कैसे थे, कितने थे और उनका प्रारंभ कैसे हुआ, यानी महाजनपद कैसे बने, उनका अंत कैसे हुआ, महाजनपद काल का अंत कैसे हुआ, वो हम लोग कब पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट के अंदर, जो कब आएगा? वो आएगा कल। तो हम लोग इसकी हम लोग जो इस चैनल पर स्टार्ट किया है क्या? फिजिकल ज्योग्राफी। कल हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की एक क्लास लेकर आएंगे। उसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे वो आपको कल पता चल जाएगा। और उसके बाद में हम लोग एक हमारा जो ज्योग्राफी है, यानी हमने NCERT क्लास 6 की ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दी है। तो उसके मैंने 3 चैप्टर तो कंप्लीट कर दिए हैं। फिर उसका आएगा चौथा चैप्टर और उसके बाद में हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी कवर करेंगे। किस चैनल पर? इसी चैनल पर। और इस क्लास की PDF आप लोगों को कहाँ पर मिलेगी? तो वो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज़रूर से देख लीजिएगा। लेकिन जाते जाते आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि मैंने आप लोगों के लिए इसी चैनल पर NCERT क्लास 6 to 12 की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके अंदर मैंने हिस्ट्री के 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। और आज हमने चौथे चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, यानी वैदिक काल हमने पढ़ लिया है। कल नहीं, जब इसका सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। और ये जो तीसरा चैप्टर था उसका नाम क्या था? आरंभिक नगर। ये आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वो ज़रूर से देख लीजिएगा। और मैंने इसके NCERT क्लास 6 ज्योग्राफी के 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं इसी चैनल पर। और तीसरा चैप्टर का नाम क्या था? तो तीसरे चैप्टर का नाम था मोशन ऑफ अर्थ। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। ये एक NCERT का डिटेल कोर्स होने वाला है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को NCERT क्लास 6 to 12 इतनी डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ जितनी शायद ही आप लोगों ने यहाँ तक यूट्यूब पर पढ़ी होगी। तो आप लोग इन सभी क्लासेस को ज़रूर से देखिएगा। और जो वो फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास है उसको तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने 5 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, यानी इसकी 5 वीडियोस मैंने डाल दी है। पहले पार्ट के अंदर हमने इसका इंट्रो देखा था। दूसरी क्लास के अंदर हमने देखा कि लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं। तीसरी क्लास में हमने टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में समझा कि पूरे विश्व का समय कैसे निर्धारित किया जाता है। फिर उसके बाद चौथी क्लास के अंदर हमने क्या समझा? चौथी क्लास के अंदर हमने समझा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसे कहते हैं, यानी भारत का मानक समय कैसे निर्धारित किया गया है और पूरे विश्व में टाइम जोन कैसे बनाए गए हैं। और फिर पांचवी जो क्लास थी उसके अंदर हमने मोशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की गतियों के बारे में अच्छे से समझा था कि पृथ्वी किस प्रकार की गतियाँ करती है और इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी इससे पृथ्वी पर सीजन फॉर्मेशन और डे एंड नाइट फॉर्मेशन यानी दिन और रात पृथ्वी पर कैसे बनते हैं और पृथ्वी पर ऋतुएं कैसे बनती हैं, ये सब हमने इस क्लास के अंदर कवर कर लिया था। तो ये भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग उसको ज़रूर से देखिएगा गाइस, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और इसके बाद में लास्ट में थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर नोट्स PDF एंड अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सारी क्लासेस की PDF आप लोगों को इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली हैं और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगी यानी जो भी कोई नई क्लास स्टार्ट होगी उसके बारे में, और अगर मैं किसी और चैनल पर भी पढ़ाता हूँ तो वो भी आप लोगों को कहाँ पर पता चलेगा, तो वो पता चलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? टेलीग्राम है क्रैक कॉम्पिटिशन विद RSR। उसकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा और उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी PDFs और सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहीं पर मिलने वाली हैं। और लास्ट में अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा और ऐसा लगा कि आप लोगों को और लोगों से कुछ डिफरेंट और कुछ अच्छा सीखने को मिला मेरी इस क्लास के अंदर, और मैंने आपको NCERT जो पढ़ाई जाती है औरों के द्वारा और जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई है आपको, उसके अंदर आप लोग मेरे को डिफरेंस ज़रूर से कमेंट करिएगा कि आप लोगों को क्या डिफरेंस लगा औरों के पढ़ाने में और मेरे पढ़ाने में। क्या आपको मेरे ये जो इंटरलिंकिंग का तरीका है वो अच्छा लगा, और जो मैंने फालतू की चीज़ें होती हैं वो मैंने पहले ही कट कर दी हैं गाइज़, क्योंकि आप लोग छठी क्लास के अंदर नहीं हैं, आप लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए मैंने जो फालतू चीज़ें होती हैं वो आपके लिए मैं लेकर ही नहीं आता हूँ, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होता है और मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी मिनट वेस्ट हो, क्योंकि
आपके पास बहुत कम टाइम होता है प्रिपरेशन करने के लिए, और वो टाइम आप लोग फालतू की चीज़ों में वेस्ट ना करें। आप लोग अपना सारा टाइम इन्वेस्ट करें किसमें, अपनी अच्छी पढ़ाई के अंदर, यानी अपनी अच्छी प्रिपरेशन के अंदर। इसलिए मैं आप लोगों के लिए सारी जो बेकार की चीज़ें होती हैं उनको कट कर देता हूँ पहले ही। तो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज़, क्योंकि आप जो लाइक और कमेंट करते हैं इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाना बंद कर दूँगा, लेकिन अगर आप जो लाइक और कमेंट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है रोज़ मेहनत करने के लिए और आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक और एक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।